आप में से कितने लोग एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने जा चुके हैं या कम से कम इसका नाम सुना है? पिछले साल की सर्दियां थी जब मैं भी पन्ना टाइगर रिजर्व गया था और यह नेशनल पार्क एकदम प्रकृति की गोद में बैठा है। बगल से केन नदी गुजरती है, एकदम अलौकिक और बहुत ही शानदार जगह है। लेकिन एक खबर से मैं चौंक गया। खबर थी कि पन्ना टाइगर रिजर्व का 98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डूबने वाला है। इतना ही नहीं, इसके आसपास के 22 गांव भी डूबने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस एरिया में लगभग 30 से 40 लाख पेड़ भी काटे जाएंगे। इतना ही नहीं, एमपी के ही छतरपुर जिले के 5228 परिवार और पन्ना जिले के 1400 परिवार जो यहां पीढ़ियों से रह रहे थे, वो इस एरिया में डूबने के कारण अपनी जमीन, अपनी माटी से दूर हो जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। लगभग इसी समय मैंने एक और खबर पढ़ी। खबर थी कि बुंदेलखंड में लगभग 10,60,000 या 10,62,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए अब पानी अवेलेबल होगा। लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा और 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की सोलर पावर पैदा होने की उम्मीद है। दोस्तों, दरअसल ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये सिक्का है केन बेतवा लिंक परियोजना। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो गए हुए थे और यहीं पर केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हुई। सरकार कह रही है कि यह प्रोजेक्ट पूरे बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहा देगा और सदियों से पिछड़े क्षेत्र की किस्मत ही बदल कर रख देगा। लेकिन विकास भी मैं हूं, विनाश भी मैं हूं, आस भी मैं हूं, काश भी मैं हूं, यानी सिक्के के दो पहलू हैं। सवाल यह है कि क्या 30 से 40 लाख पेड़ों का काटा जाना विकास कहलाएगा? एक ऐसा टाइगर रिजर्व जहां एक समय टाइगर लुप्त हो गए थे, उस टाइगर रिजर्व को ही लुप्त कर देना क्या विकास कहलाएगा? इस तरह के कई सवाल भी प्रोजेक्ट पर उठ रहे हैं। बेशक ये प्रोजेक्ट कुछ लोगों के लिए जरूर विकास कहलाएगा, लेकिन यही प्रोजेक्ट कुछ लोगों के लिए उनकी जमीन, माटी और सांस्कृतिक पहचान को छीनने वाला भी साबित होगा। एक तरफ है लाखों लोगों की प्यास का सवाल और दूसरी तरफ है हजारों परिवारों का अपना घर द्वार छोड़ने का दर्द। एक तरफ है लाखों पेड़ों की बलि का मातम और दूसरी तरफ है हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लाभ। विकास करने से कुछ लोगों का पेशा छिनेगा, रोजगार छिनेगा, घर छिनेगा, न करने से पलायन होगा, पिछड़ापन होगा। आखिर विकास की परिभाषा क्या है? किसका चुनाव करना चाहिए? दोनों तरफ के इंसानों और पर्यावरण को नुकसान है, द्वंद्व की सिचुएशन है। आज बात करेंगे भारत में नदी जोड़ो परियोजना की और जानेंगे कि भारत में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कब से हुई, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ था और कौन सी नदियां हैं जिन्हें सरकार फ्यूचर में जोड़ने वाली है। नदी जोड़ो परियोजना के क्या फायदे हैं तो क्या नुकसान है, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। स्वागत है आपका द फोर्थ डायमेंशन में। मेरा नाम है अमृत। सवाल है पानी का। जल है तो जहान है, जल है तो कल है, जल है तो फल है और जल है तो सफल है। लेकिन जो जल है वो हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है। भारत में पानी कितना है ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब दिया है केंद्रीय जल आयोग ने। भारत के जल संसाधनों का आकलन 2024 इस रिपोर्ट में केंद्रीय जल आयोग ने अनुमान लगाया है कि 1985 से 2023 के बीच भारत की एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी 2115.95 बिलियन क्यूबिक मीटर है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा हम यूज नहीं कर पाते, ना ही मैनेज कर पाते हैं। 71% वाटर रिसोर्स देश के 36% एरिया में केंद्रित है, यानी 64% क्षेत्रफल में सिर्फ 29% पानी अवेलेबल है। इसके अलावा भारत में कुल सरफेस वाटर रिसोर्स का करीब 70% प्रदूषित है। यही तो पूरा मसला है, असमानता हर जगह है। देखिए, पानी या तो बारिश से मिलेगा या नदी तालाबों से या जमीन के अंदर से। भारत एक बड़ा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से तो है ही, एरिया के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। अपनी विशाल काय और अनूठी ज्योग्राफी के कारण भारत में बारिश किसी इलाके में ज्यादा होती है तो कहीं कम। जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम आएंगे बारिश आपको कम मिलेगी। अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे में मीडियम और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में तो बहुत कम। बरसात पर हमारा कोई जोर नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दे और बरसात हो जाए। और जहां ज्यादा बारिश होती भी है वहां का अधिकतर पानी नदियों नालों से होकर फाइनली समुद्र में चला जाता है, मिसमैनेजमेंट की वजह से। वैसे भी 70 से 80% पानी भारत मानसून के सिर्फ 4 महीनों में पाता है। अब नदियों की बात कर लेते हैं। नदियां भी दो टाइप की हैं,
एक हैं जो हिमालय से निकलती हैं सदा नीरा, जिनमें साल भर पानी रहता है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। खास बात यह है कि इन नदियों का ज्यादातर पानी बिना इस्तेमाल हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है। दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जिनमें से अधिकांश गर्मियों में सूख जाती हैं। इनमें साल भर पानी नहीं रहता, हालांकि मानसून में ये नदियां लबालब गर्दन तक भरी रहती हैं। देखिए, देश में पानी को एक रिसोर्स समझा जाता है और इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए मेहर शाह समिति बनाई गई थी ताकि देश में जल प्रबंधन के मुद्दे को ठीक तरीके से हैंडल किया जा सके। समिति की रिपोर्ट का नाम था अ 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज वाटर रिफॉर्म्स। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की हिमालयी नदियों के अलावा अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मानसून के बाद पानी की कमी झेलती हैं। इतना ही नहीं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रीम तरीके से एग्जॉस्ट करना भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के सूखने का सबसे बड़ा कारण है और इस वजह से देश की बहुत सारी नदियां गायब हो चुकी हैं। अब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ भारत में पानी ही पानी है और दूसरी तरफ पानी है ही नहीं। हर साल देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ता है, दूसरी तरफ बाढ़ ही बाढ़ देखी जाती है। फूड सिक्योरिटी भी पानी पर ही डिपेंडेंट है। देखिए, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और एक बड़ी गरीब ग्रामीण आबादी है जो खेती के लिए मानसून पर निर्भर है। अब बरसात तो हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं करवा सकते, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जहां जिस नदी में पानी ज्यादा हो वहां से कम पानी वाली नदियों में पानी भेज सके? यही एक ख्वाब था जिसको अलग अलग समय में कई लोगों ने देखा। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे? उन्नीसवीं सदी में एक महाशय हुए थे सर आर्थर कॉटन। ये पेशे से एक इरिगेशन इंजीनियर थे। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ साउथ इंडिया के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में लगा दी। धौलेश्वरम बैराज, प्रकाशम बैराज और कुरनूल कुडप्पा नहर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को इन्होंने ही लीड किया। धौलेश्वरम बैराज को 1852 में बनाया गया था, इसे 1970 में फिर से बनाया गया और तब इसका नाम आर्थर कॉटन के सम्मान में सर आर्थर कॉटन बैराज कर दिया गया। इतना जलवा था सर आर्थर कॉटन का। हालांकि ये सारे प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पानी की कमी और सूखे को दूर करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका एक और मकसद था भारत जैसे उपनिवेश से माल के आयात और निर्यात में तेजी लाना और सैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा वैकल्पिक रास्ता देना। यह एक बड़ा लक्ष्य था और यह तभी पूरा किया जा सकता था जब नदियों को ही जोड़ दिया जाता। इसलिए 1858 में कॉटन ने भारत की सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने और नहरों तथा नदियों को आपस में जोड़ने जैसे और भी महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उस समय कुछ नहीं कर पाई। फिर एक और महाशय हुए कनूरी लक्ष्मण राव। इन्होंने बिहार से साउथ इंडिया तक 2640 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का प्रपोजल रखा ताकि गंगा नदी में आने वाली बाढ़ के पानी को कावेरी तक पहुंचाया जा सके, लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। लेकिन बात बननी थी और जल्द ही बननी थी। साल 1980 के अगस्त महीने में उस समय के सिंचाई मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी तैयार की। क्या थी ये योजना? इस योजना में कहा गया कि जिस नदी में ज्यादा पानी है वहां से पानी लाया जाए ताकि कम पानी वाली नदियों में पानी की कमी दूर हो जाए। यहां ये ध्यान दीजिए कि नदियों को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि नदियों का रास्ता ही बदल दें। ऐसा किंवदंतियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। असल में नदियों को जोड़ा जाएगा नहर बना के, जिसको लिंक कहा जा रहा है। अब एनपीपी के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को यह काम सौंपा गया कि पता लगाओ कौन कौन सी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी किन किन नदियों के बीच लिंक बनानी चाहिए। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने नदियों की दो कैटेगरीज बनाई। एक कैटेगरी बनी प्रायद्वीपीय नदियों की और दूसरी बनी हिमालय से निकलने वाली नदियों की। इस तरह देश भर में 37 नदियों को जोड़ने के लिए प्रायद्वीपीय कैटेगरी के तहत 16 और हिमालयी कैटेगरी के तहत 14 यानी कुल 30 लिंक की पहचान की गई। आप नीचे एक लिस्ट देख रहे होंगे, उनमें उन सारी नदियों का नाम है जिन्हें जोड़ने की बात की गई है। माना जा रहा है कि नदियों को लिंक करने के लिए 15,000 किलोमीटर लंबी नई नहरें बनानी होंगी और इस योजना में सिर्फ लिंक नहीं बनाई जाएगी बल्कि 3,000 डैम्स भी बनाए जाएंगे। इनमें 174 क्यूबिक किलोमीटर पानी को स्टोर किया जा सकेगा। अब सरकार नदियों को जोड़ने के फायदे क्या बताती है? ये बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद एकदम साफ है कि भविष्य में देश में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और पानी की कमी से विकास नहीं पिछड़ना चाहिए। अगर ये सारी लिंक बन जाती हैं तो सिर्फ सरफेस वाटर से 25 मिलियन हेक्टेयर और अंडरग्राउंड वाटर से
10 मिलियन हेक्टेयर एरिया में सिंचाई पॉसिबल हो जाएगी और इन लिंक से जो टोटल इफेक्ट पड़ेगा उससे कुल सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर हो जाने का अनुमान है। इन लिंक प्रोजेक्ट से बाढ़ को कंट्रोल कर पाएंगे, फूड सिक्योरिटी तगड़ी रहेगी, सूखे से लड़ पाएंगे और तो और 34 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकेगी। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए जो पहला प्रोजेक्ट सामने आया उसी का नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन को बेतवा से जोड़ने का आइडिया वैसे तो बहुत पुराना है। लगभग 20 साल पहले अगस्त 2005 में केंद्र और एमपी यूपी के बीच इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता हुआ। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी होती है, जैसे कब क्या क्या बनेगा, कहां बनेगा, फंडिंग कैसे होगी, वगैरह वगैरह। फिर 2008 में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। फाइनली डीपीआर तैयार हुई जाकर 2018 में। इसे अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया और 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक परियोजना को हकीकत बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और एमपी तथा यूपी की सरकारों ने आपस में हाथ मिलाया। इसके लगभग 3.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को इस राष्ट्रीय परियोजना की हाल ही में आधारशिला रखी। क्या था 25 दिसंबर को? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। बहरहाल, अब केन बेतवा लिंक परियोजना की बात कर लें तो यह परियोजना 1980 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। देखिए, केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कैमूर पर्वतमाला में सिचुएटेड अहिर गांव से निकलती है, फिर पन्ना होते हुए यूपी के बांदा पहुंचती है और यहां चिल्ला के पास यमुना नदी में जाकर मिलती है। वहीं बेतवा भी मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलती है और सांची, विदिशा, ललितपुर जैसी जगहों से होती हुई हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। दोनों नदियां एक तरीके से बुंदेलखंड की बाउंड्री बनाती हैं। एक तरफ केन है, दूसरी तरफ बेतवा और बीच में है बुंदेलखंड। आप मैप में इन दोनों नदियों के रास्ते को देख पा रहे होंगे। अब इन्हीं दोनों नदियों को जोड़ने वाली एक नहर बनाई जाएगी ताकि केन नदी से पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जा सके। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना 2 फेजेज में कंप्लीट होगी। फेज 1 में दौधन बांध, केन बेतवा लिंक नहर और बिजली घर बनाए जाएंगे। एनसीसी लिमिटेड कंपनी को दौधन बांध का ठेका दिया गया है। दौधन बांध 2031 मीटर लंबा और 77 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा। सेकेंड फेज में लोअर ओर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना को 8 साल में कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। अब ये भी समझते हैं कि आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट को बुंदेलखंड की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला है। दुखद बात यह है कि यह देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यह इतना पिछड़ा है कि इसकी तुलना अफ्रीका के सबसे गरीब इलाकों से की जाती है। यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अफ्रीका के सबसे पिछड़े देशों के बराबर है। यहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है, कुपोषण बहुत ज्यादा है, एजुकेशन लेवल बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट तो न के बराबर। लोगों को पलायन करके दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। गुरुग्राम, नोएडा जैसे शहरों में अक्सर यहाँ के गरीब लोग आपको हाउस सर्विस प्रोवाइड करते हुए दिख जाएंगे। मजदूरी करने या घरेलू नौकर बनने के अलावा अधिकांश लोग दूसरे काम कर भी नहीं पाते क्योंकि कोई स्किल डेवलप नहीं किया गया। बुंदेलखंड के पिछड़े होने का एक कारण यह भी है कि बुंदेलखंड में पानी की जबरदस्त किल्लत है, कमी है और तो और यहाँ की जलवायु और मिट्टी खेती किसानी के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ 7-8 सालों तक लगातार सूखा पड़ा था, जिससे खेती को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि खेती यहाँ मेनली मानसून पर निर्भर है, सिंचाई की दूसरी व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए बुंदेलखंड को गरीबी, लाचारी और बेबसी के दुष्चक्र से निकालने के लिए, खास तौर पर खेती को टारगेट करने के लिए सरकार चाहती है कि यहाँ कम से कम सिंचाई और पीने के पानी जैसी मिनिमम रिक्वायरमेंट को तो पूरा किया जाए। इसीलिए केन बेतवा लिंक परियोजना को बड़ी आशाओं के साथ देखा जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार यह परियोजना पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्र, खासकर मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों की किस्मत बदल देगी। बताया जा रहा है कि केन बेतवा लिंक नहर की लंबाई होगी 221 किलोमीटर,
जिसमें 2 किलोमीटर की सुरंग भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। साथ ही 100 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाएगी। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक दौधन बांध से करीब 9000 हेक्टेयर जमीन डूब जाएगी, जिससे कम से कम 10 गांव तो प्रभावित होंगे। और ऐसे ही कई मुद्दों के कारण विकास बनाम विनाश की डिबेट फिर से शुरू हो जाती है। केन बेतवा लिंक परियोजना का जैसे ही शुभारंभ किया गया वैसे ही विरोध भी शुरू हो गया। आपको बताया मैंने कि कैसे यहां पर दौधन बांध के बनने से आसपास के कई गांव डूबने वाले हैं। साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व का भी एक बड़ा एरिया डूब जाएगा। लेकिन भारत में देखा गया है कि जब भी कोई विकास परियोजना लाई जाती है जिससे विस्थापन होता है, वहां कई नियम और कानून को ताक पर रख दिया जाता है। हसदेव जंगलों में भी कोल माइंस के लिए ऐसा ही हुआ था। यहां पर भी ऐसा ही होने की कई खबरें आई हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी कई पीढ़ियों से मालिकाना हक वाली खेतीहर जमीन और घरों को जबरन अधिग्रहित कर लिया गया है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि अफसरों ने पंचायती राज अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे कानूनों का पालन नहीं किया। फर्जी ग्राम सभा बैठाई गई और फर्जी ग्राम सभाओं और फर्जी दस्तखत के जरिए ग्रामीणों की झूठी मंजूरी ली गई, ये आरोप लगा है। रही मुआवजे की बात, तो उसमें भी सरकारी अफसरों द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मुआवजा सबको नहीं मिल रहा है और जिसको मिल रहा है वो भी हक का नहीं मिल रहा है। यहाँ विस्थापित किए जाने वाले ग्रामीणों को उचित रोजगार और पुनर्वास भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि यह विकास तो उनकी जमीन, माटी और सांस्कृतिक पहचान को ही बर्बाद कर देगा। यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर बहुत बेबाकी से आदिवासियों और किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए देखें क्या तर्क दे रहे हैं अमित भटनागर। क्या आपने भारत में किसी भी नेशनल पार्क या टाइगर पार्क के अंदर डैम बनाए जाने का एग्जाम्पल देखा है? कोई भी एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि किसी भी टाइगर रिजर्व में डैम बना ही नहीं है। इसी मामले पर अमित भटनागर सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति बनाई थी जो यह जांच कर रही थी कि इस प्रोजेक्ट से वाइल्ड लाइफ पर कैसा कितना असर पड़ेगा। समिति ने इस परियोजना पर कई सवाल उठाए थे, जैसे क्या यह इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं, कितने पेड़ काटे जाएंगे, बांध कहां बनाया जाएगा, बांध के पानी से कितने लोग विस्थापित होंगे। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के 5228 परिवार और पन्ना जिले के 1400 परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान है और पन्ना नेशनल पार्क का लगभग 98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डूब सकता है और लाखों पेड़ों की बलि दी जाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से कितने टाइगर विस्थापित होंगे, यहाँ कितने घड़ियाल अभयारण्य भी हैं। दौधन बांध के कारण घड़ियाल आबादी के साथ साथ गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। CEC ने रिपोर्ट में यह बताया कि यह परियोजना बाघों के फिर से बसने के मूवमेंट को खत्म कर देगी। एक समय था जब 2009 में यहाँ टाइगर विलुप्त हो गए थे। सेव द टाइगर कैंपेन चलाया गया था, इतनी मशक्कत की थी, तब जाकर यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ी। ये प्रोजेक्ट उन सारी कोशिशों पर पानी फेर देगा। इसके अलावा साल 2016 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी करवाई थी। मकसद था पता लगाना कि इस एरिया की इकोलॉजिकल वैल्यू कितनी है। वैसे तो किसी भी जंगल की इकोलॉजिकल वैल्यू को पैसों में नहीं तोला जा सकता, पर इस स्टडी में यह सामने आया कि सिर्फ केन नदी द्वारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया गया है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए सालाना प्रोवाइड करवाता है। इसमें टूरिज्म, रेत की लीगल माइनिंग, फिश प्रोडक्शन, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की कमाई शामिल है। यानी इस प्रोजेक्ट से करोड़ों का नुकसान तो है ही, लेकिन फिर भी सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने के बजाय ऐसी परियोजना पर जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। अमित भटनागर कह रहे हैं कि परियोजना में इन सभी चिंताओं को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है और सरकार मुझे फर्क नहीं पड़ता वाले मोड में आ गई है। अमित भटनागर ये भी कह रहे हैं कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में अंडर प्रोसेस है कि इस पर विचार किया जा रहा है, तो इसमें इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है। सरकार कह रही है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड में पानी का संकट दूर हो जाएगा, लेकिन विरोध करने वाले कह रहे हैं कि परियोजना के तहत 30 से 40 लाख पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि पानी को इतनी बड़ी मात्रा में ट्रांसफर करने से जल चक्र यानी वाटर साइकिल पर बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है।
इससे बरसात प्रभावित होगी और पहले से जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड में पानी की समस्या और विकराल हो जाएगी। और ये बात सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं की जा रही है, इसके पीछे वैज्ञानिक सबूत भी हैं। जैसे पिछले साल IIT बॉम्बे में वैज्ञानिकों ने इसी मामले पर एक स्टडी की थी। इसमें सामने आया कि नदी जोड़ो परियोजनाओं से जब बड़ी मात्रा में पानी इधर से उधर ट्रांसफर होगा और स्टोर होगा, तब लैंड और एटमॉस्फेयर की म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन प्रोसेस को गड़बड़ किया जाएगा और इससे सिर्फ सितंबर भर में एवरेज रेनफॉल में 12% तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा दुनिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की स्नोई नदी का भी एग्जाम्पल है। इसका भी रास्ता बदला गया था। इसका पानी भी मरे और मुरुम्बिस नदियों में पंप किया जाता था, लेकिन 50 सालों के बाद यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। स्नोई नदी गंभीर रूप से कम हो गई, नदी का पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो गया, देशी मछलियों और जीवों का भारी नुकसान हुआ। भारत को इससे भी कुछ सीखना चाहिए। पन्ना के आसपास के ग्रामीण फिलहाल परियोजना पर रोक और वैकल्पिक समाधान की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और NGT के अंतिम निर्णय तक परियोजना को रोक दिया जाए। और रही जल संरक्षण की बात, तो उसके और भी कई सस्टेनेबल तरीके हैं। जैसे इस एरिया में राज करने वाले चंदेलों ने कई तालाब बनवाए थे, क्यों ना उनको ही पुनर्जीवित किया जाए या कोई दूसरे पारंपरिक तरीके अपनाए जाएं। ऐसे तरीकों से स्थानीय लोगों को न तो जमीन न घर से बेदखल होना पड़ेगा और न ही पर्यावरण को कोई नुकसान होगा। यह सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए इस दुविधा की स्थिति में। केन बेतवा लिंक परियोजना का समर्थन, जो कि एक तरफ लाखों लोगों को पीने और सिंचाई का पानी प्रोवाइड करवाएगी, या केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी और हजारों लोगों को विस्थापित करेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।